नमस्कार, मैं हूं अविनाश। बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। जैसी उम्मीद की जा रही थी कि लोक लुभावन बजट होगा, तो बहुत ज्यादा राहत देने वाला तो नहीं, लेकिन कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं इस बजट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काफी कुछ इस बजट में दिया गया है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या एक नजर में बजट के बारे में क्या कहा जाए? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से पहले से ही उम्मीद थी और जिस तरह से लगातार हम और आप चर्चा कर रहे थे कि भले ही हम बात कर रहे थे कि उम्मीदों वाला बजट, लेकिन लगातार हम ये भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हम बजट से उम्मीद कर पाएँ ऐसी स्थिति भी नहीं है। उसकी वजह कोरोना ही रही है, और लगातार हम दोनों बातों पर चर्चा कर रहे थे कि सरकार किस तरह से अर्थव्यवस्था को अपने दुरुस्त करेगी, या फिर किस तरह से राहत देगी, या फिर किस तरह से जो पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैसे आगे बढ़ेगी। एक तरफ निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से अपना अभिभाषण शुरू किया बजट को लेकर, तो उन्होंने वो तमाम सारी चीज़ें बताई जो कोरोना काल में उनकी सरकार ने जो कुछ किया है, मोदी सरकार ने जो कुछ किया है। और ये भी उन्होंने पहली ही लाइन में कह दिया, जिस चुनौती की बात हम अविनाश जी कर रहे थे, पहली लाइन में उन्होंने कह दिया कि ऐसे समय ये बजट पेश किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उसका इफेक्ट जरूर उस पर है, लेकिन अपने तरफ से एक बेहतर उन्होंने बजट बनाने की कोशिश की है। भले सीधे तौर पर लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कुछ राहत नहीं है और उसको छुआ भी नहीं है, मुझे लगता है अविनाश जी, शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, लेकिन एक विजन के तौर पर, एक रोड मैप के तौर पर इस बजट को तैयार किया गया। और जब हम डिबेट कर रहे थे बजट के पहले अविनाश जी, और उस समय प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमसे जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये लाइन कही थी और उसी लाइन को आपने आगे बढ़ाया था कि एक यहाँ से एक दिशा बजट को मिलेगी, और मुझे लगता है कि इसी हिसाब से ये बजट है। हाँ, लेकिन जिन सेक्टर की बात हम लगातार कर रहे थे, चाहे हम हेल्थ की बात कर लें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, या फिर हम डिफेंस की बात करें, उसको जरूर इस बजट में रखा गया है। खासतौर पर स्वास्थ्य, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य को लेकर इस समय सरकार के सामने है, मोदी सरकार के सामने है। और जब निर्मला सीतारमण बजट बना रही थी, तैयार कर रही थी, तब भी उनके सामने रखा गया होगा। और यही कारण है कि स्वास्थ्य पर पूरा जोर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि कोरोना जो रहा, कोरोना से तमाम सारे सेक्टर प्रभावित हुए, और अभी भी कोरोना से लड़ाई पूरी नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, और ऐसे में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करना है। और यही कारण है कि बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है स्वास्थ्य में। यानी कि अगर पिछले बजट की बात कर रहे हैं, हेल्थ पे जो था 137% इसमें ज्यादा है अविनाश जी। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर की हम बात कर ले तो एग्रीकल्चर में एमएसपी की बहुत चर्चा होती रही है, और किसान आंदोलन के दौरान भी ये चर्चा हुई है। तो एमएसपी 1 से डेढ़ गुना एमएसपी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी किसानों को छूने की कोशिश की गई है, किसानों को कहीं ना कहीं राहत देने की बात की गई है। इसके अलावा अन्य तरह के प्रावधान भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस में है। साथ ही अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन की बात करें, निजीकरण की बात करें, तो इस बार सरकार ने तमाम सारे सेक्टर हैं, चाहे हम आईओसी की बात कर लें, चाहे हम गेल की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें एयरपोर्ट्स की हम बात कर लें, कॉरिडोर्स की हम बात करें, इनको प्राइवेट हाथों में देने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात अविनाश जी जो लंबे समय से होती आई है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई का प्रवेश, इसका विरोध भी बहुत लगातार होता रहा है, लेकिन इस बार के बजट में कहीं ना कहीं सरकार ने इस क्षेत्र को प्राइवेट निजी हाथों में देने की बात कही है। और जो एफडीआई में जो एक प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 74 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अब ये लगभग तय माना जा सकता है कि बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस, उसमें एक बात और भी है जी, बिल्कुल उसमें प्राइवेटाइजेशन के हाथों में देगी जी। प्राइवेटाइजेशन तो होगा, उसका 74% हिस्सेदारी होगी विदेशी निवेश की, लेकिन नियंत्रण जो है भारतीयों के हाथ में ही रहेगा। बोर्ड के सदस्य भारतीय होंगे, ये भी उसमें तय कर दिया। स्वास्थ्य बजट जो है 2.23 लाख करोड़ का किया है, ये बड़ी बात है। और एक जो सबसे बड़ी बात, जो एमएसपी को लेकर इतना हंगामा हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरह से किसान एकजुट हैं, और एमएसपी को लेकर एक बड़ा
हो हल्ला पूरे देश में मचा हुआ था, लेकिन उस पर उन्होंने साफ कर दिया कि लागत मूल्य से अब 1.5 गुना एमएसपी चाहे गेहूं हो चाहे धान हो उस पर सरकार देने वाली है, और बड़ा प्रावधान गेहूं और धान पर किया है सरकार ने। क्या कहेंगे? बिल्कुल अमनाथ जी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बीच ये बिल्कुल लगातार हम लोग प्रोडिक्शन कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा मोदी सरकार ऐलान कर सकती है जिसमें कहीं ना कहीं किसानों को ये लगे कि नहीं, और सरकार उनके साथ में है। इसके साथ ही अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ी अन्य प्रावधान की बात करें तो बजट में कृषि फिशिंग सेंटर जो सेक्टर है उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा, जिससे कि और जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बने। और कहीं ना कहीं जो तमाम तरह का जिक्र आपने भी पहले किया और लगातार ये जिक्र होता रहा है कि जो मौसम की मार कहीं ना कहीं पड़ती है और जो बदला हुआ मौसम का स्वरूप है, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को दो चार होना पड़ता है तो वो देश का किसान ही है, देश का अन्नदाता भी है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी मजबूत करने की बात की गई है। और जो तमाम चर्चा पहले भी होती रही है कि सिर्फ खेती के अलावा खेती से रिलेटेड जो अन्य व्यवसाय हैं उससे किसानों को कैसे जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि स्वामित्व योजना के जरिए ये तमाम सारे प्रावधान इसमें रहेंगे। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया गया है। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन अभी अमना जी ये भी बिल्कुल चूंकि बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, तमाम सारे इफेक्ट और इम्पैक्ट इसके धीरे धीरे मालूम होंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है जब पूरी तरीके से बजट को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और इस पे एक एनालिसिस होगा। लेकिन फौरी तौर पर वो सेक्टर जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे उस पर जरूर मोदी सरकार ने काम किया है। राजेश जी ब्रजेश पांडे हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी आपका बहुत स्वागत। और रमेश शर्मा जी हैं, सलाहकार संपादक हैं हमारे डीजियाना समूह के, आपका बहुत स्वागत रमेश जी। सबसे पहले जिक्र हम ब्रजेश जी से ही शुरू करते हैं। जैसा उम्मीद की जा रही थी कि बजट बड़ा लोक लुभावन होगा, हर वर्ग को इससे फायदा मिलेगा, और कोरोना काल से हम जिस तरह से जूझ कर निकल रहे हैं, बाहर उबरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में बहुत उम्मीदें इस बजट से थी। लेकिन अभी ऊपरी तौर पर जिस तरह के प्रावधान बजट में किए गए हैं, तो ऐसी कोई राहत वाली या खुशी वाली बात जो है सामने नहीं आई। क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को पूरे आंकलन करते हुए जिस तरीके से सरकार ने, आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट को पेश किया है, इससे अच्छा किसी तरह का कोई बजट नहीं बन सकता था। देखिए, विपक्षी दल को तो उनकी सुझावों को भी शामिल कर दें तो भी आलोचना करेंगे, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट तो कभी हो नहीं सकते। उनकी हर बात को भी हम बजट में शामिल कर लें तो वो तो विपक्ष का अपना अभी वार पलटवार और जो है टीका टिप्पणी शुरू नहीं हुई है बजट पे। अभी तो मैं सिंपल सा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आम जनता को जितना भरोसा था, जो उम्मीद थी कि बजट आएगा तो बहुत कुछ राहतें मिलेंगी उन्हें, वो ऐसा कुछ अभी फौरी तौर पर देखने को नहीं मिलता। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में काफी बजट। जी, आप किसान के क्षेत्र में देखिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य की शिक्षा में देखिए, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। ये आम लोगों की राहत की बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आम लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल महंगाई कैसे कम होगी ब्रजेश जी, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? जी, महंगाई जो बढ़ती जा रही है सुरसा के मुंह की तरह, उसको रोकथाम के लिए कुछ उपाय ऐसे किए गए हों बजट में, वो दिखाई नहीं देते, एक बार में समझ में नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपने भी सुना होगा भाषण। देखिए, अभी ये बजट पेश हुआ है, इसमें कई सुधार की आवश्यकता होती है, जिसमें सांसद सदस्य अपने सुझाव देते हैं और उसको बजट पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में। तो इन सुझावों में यदि इस तरह की कोई बातें आएंगी तो उसको निश्चित तौर पर गौर किया जाएगा। और आप देखिए, महंगाई बढ़ी नहीं है। आप जीएसटी में भी राहत देने की बात की गई है, सुझाव मांगा गया है कि किस तरह से उसको अच्छा किया जा सकता है टैक्स में। चलिए, आपके पास लौटूंगा। रमेश जी क्या कहेंगे, जो पूरा लब्बो लुआब है इस पूरे बजट भाषण का, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मोटे तौर पर मैं इसको सामान्य ही मानूंगा जी, और इसमें तो कोई शक नहीं कि देश को 3 चीजों की जरूरत थी जी। हमने अगर लॉकडाउन में जो बहुत ऐसा समय निकला उसमें 3 चीज सामने आई जी। एक तो समस्या सामने आई,
एक चुनौती सामने आई और एक भविष्य की जरूरत को सामने आई। तो अगर हमने देखा कि चुनौती अगर मिली हमको तो वो लॉकडाउन में चीन से चुनौती मिली, इसलिए डिफेंस में बजट को बढ़ाया है उन्होंने। दूसरा जो समस्या खड़ी हुई वो समस्या रोजगार की खड़ी हुई, तो उन्होंने यहाँ पर स्वरोजगार पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, बीमा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और तीसरी एक और बात, अगर लॉकडाउन में आपने देखा होगा तो सारा जिंदगी थम गई थी, और उस जिंदगी को अगर राहत दी तो जब जून में लॉकडाउन खुला और कृषि की फसल आई वहां पर और जो परिचालन हुआ, तो मोटे तौर पर तो इसीलिए सरकार ने अब इसको किसान आंदोलन से जोड़ लें या लॉकडाउन में खेती ने मदद की उससे जोड़ लें। जो उन्होंने खेती के लिए कहा है कि वो लागत से 1.5 गुना देंगे, तो समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडी भी जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ किसानों पर जो जोर दिया है उन्होंने, कृषि विकास पर जो जोर दिया है, वो मैं समझता हूँ समय की जरूरत है। और दूसरी इसमें एक और बात जो मैंने कल भी लगभग हर चैनल पर कही थी कि मिडिल क्लास को इसमें राहत की संभावना मुझे कम दिख रही है, तो वो वाकई उसमें राहत की संभावना कम दिखी। एक जो FDI आई है, मेरी दृष्टि में FDI पे अगर सरकार बच सकती थी तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मोटे तौर पर हमें अपने संसाधन पर, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको लोकल पर वोकल होना और वोकल को ग्लोबल बनाना, तो भले ही चाहे दिखावटी और सजावटी जिंदगी में हम एक आध कदम किसी से पीछे रहते, लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ते, वो अर्थव्यवस्था एक अच्छी मजबूत होती है। इससे GDP तो बढ़ेगी, लेकिन वो जो जिसको हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्तर दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में हमको शामिल होना, वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल होने के लिए आधार अलग है और GDP बढ़ने का आधार अलग है। GDP बढ़ती है वो मुद्रा के परिचालन से बढ़ती है, और आर्थिक स्थिति किसी भी देश की बढ़ती है वो उत्पादन से बढ़ती है। तो उत्पादन के लिए हमको मोटे तौर पर मैं इस मामले में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक योजना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि पिछले दिनों सर संघचालक जी भोपाल आए थे, तो उन्होंने गांवों का एक क्लस्टर बनाने की बात कही थी कि गांवों को कि कहां पर मक्का अच्छी पैदा होती है, कहां गेहूं अच्छा पैदा होता है, कहां चना अच्छा पैदा होता है, या मान लीजिए किसी एक तहसील में कहां तांबा होता है और कहां लोहा अच्छा निकलता है, कहां मिट्टी अच्छी होती है, कहां रेत निकलती है। तो समूह बनाकर के हमको अपने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, मैं समझता हूँ संघ के इस फार्मूले को सरकार अपनाती तो मैं समझता हूँ ये बजट मेरी दृष्टि में और बेहतर होता है। जी ब्रिजेश जी, जो ये प्रावधान किए गए 1.5 गुना MSP का प्रावधान किया गया कि लागत से 1.5 गुना ज्यादा दिया जाएगा किसानों को राहत देने वाली बात की गई है। और अभी आपने देखा कि पिछले 2 महीने से जो किसान आंदोलन को लेकर जो तमाम सियासत भी हुई और हंगामा भी हुआ, तमाम चीजें हुई, क्या लगता है जो बजट में प्रावधान किया गया है किसानों के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लाजमी था प्रावधान किया जाना, क्योंकि कोरोना काल से हम निकले हैं और इतना तक है कि अब यदि नई बीमारियां कुछ भी होती तो उसके लिए भी प्रावधान सरकार करने जा रही है, ये तमाम चीजें की हैं। आपदा को अवसर में बदलने वाली बात बहुत ज्यादा जोर देकर की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बजट है वो आपदा को अवसर में बदलने वाला बजट होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है और किया गया है। प्रधानमंत्री जी का यह ड्रीम है कि भारत आत्मनिर्भर बने, वोकल फॉर वोकल हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट का तैयार किया जाता है। और निश्चित तौर पर किसानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया। निश्चित तौर पर इसमें इस बजट से सारे लोगों को लाभ मिलेगा, कुछ को पहले मिलेगा, कुछ को बाद में होगा, लेकिन जो प्रोग्राम तय जी राज जी, जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं कि किसी को अभी लाभ मिलेगा, किसी को जी बात खत्म कर लीजिए ब्रजेश जी, आप अपनी आवाज इको हो रही है आपकी जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह से वैक्सीन के लिए व्यवस्था की गई है, अभी हम कोविड-19 से पूर्ण रूप से गुजरे नहीं है, अभी भी कड़ाई की जरूरत है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से भारत सरकार ने
वित्त मंत्री जी ने बजट तैयार किया गया है, इससे अच्छा बजट कुछ नहीं हो सकता। इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवा के लिए हो, स्वास्थ्य स्वच्छता मिशन के लिए हो, LIC के लिए हो, बैंकों में 1 लाख का जो बीमा था उसको 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। ऐसी बहुत सारी अच्छी योजनाओं को शामिल किया गया है। यह देखने का नजरिया है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, राजेश जी, ब्रजेश जी का ये कहना है कि लेकिन देखने का नजरिया होता है। लेकिन ये जो तमाम प्रावधान किए गए हैं बजट में, आपदा को अवसर में बनाने की कोशिश की जाती दिखाई दे रही है। कितने दूरगामी परिणाम होंगे इस बजट के, क्या लगता है आपको? देखिए अविनाश जी, लगातार हम इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि इस बजट से बहुत ज्यादा अगर आम जनता उम्मीद पाल ले तो ऐसा संभव नहीं है। उसकी वजह यही है कि कोरोना के चलते जो तमाम सारे सेक्टर प्रभावित हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती तो सरकार के सामने रही है, सभी के सामने रही है। और जो लगातार हम चर्चा करते रहे कि एक तरफ सरकार को अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटे और कैसे लोगों को राहत मिले। जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे थे कि अभी सांसद इस पे चर्चा करेंगे फिर अंदर से कुछ निकलेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होना था वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट संसद में पेश कर दिया है और कुल मिलाकर एक बेहतर तरीके से मैं कहूंगा कि इस समय को मैनेज करने की कोशिश की गई है कि अब कैसे इस समय को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। अभी हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, कोरोना जिस तरह से धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, इसको कैसे आगे गति दी जाए और कहीं ना कहीं किसान एग्रीकल्चर जो एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहती है वो भी थी, उसको कैसे कहीं ना कहीं अभी मैनेज किया जाए। और यही कारण है, चाहे MSP की बात कर रहे हैं कि उसको बढ़ाया गया है क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। जाहिर सी बात है कि हेल्थ सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो बढ़ेगा क्योंकि अभी चुनौती हमारी खत्म नहीं हुई है, चुनौती हमारी सामने है, हमें उससे निपटना है। वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है और इस दिशा में भी सरकार को तेजी से काम करना है। एजुकेशन के लिए एक लाइन और मैं कहूंगा अविनाश जी, जो हम इससे पहले डिबेट कर रहे थे उसमें उस लाइन को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये यहाँ से एक दिशा कहीं ना कहीं मोदी सरकार देगी इस बजट में, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसको इस समय को कैसे मैनेज करें और स्टेप बाय स्टेप फिर आगे बढ़ें और जो लोगों की राहत देने की वाली बात है अविनाश जी और रमेश जी वही बात कह रहे थे। अभी ताजा जानकारी एक और आ रही है राजेश जी कि पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया जाएगा और हाँ ये भी कहा जा रहा है कि आम उपभोक्ता पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जिस पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने जो है बुलंदियों की जो है सीमा लांघ दी है वहां पर अब बड़े सेस का असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा तो जा रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगा दिया गया। जी ये भी जी बात वही बात है कि जो आप जिक्र लगातार कर रहे थे कि कैसे देखो पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो खाद्य वस्तुएं हैं जिससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को 2-4 होना पड़ता है और जो गृहिणी है उसको किचन का बजट कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ाता है। वो स्थिति ऐसी ही उसको लेके रखी गई है और उसमें किसी तरह की कोई राहत नहीं दिखती इस बजट में। लेकिन इतना जरूर है, बात फिर मैं कहूँगा कि इस समय को कितने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए और तमाम सेक्टर है जिस पर आगे एक दिशा दी जा सकती है उस पर प्रावधान तमाम तरह के रखे गए हैं। चाहे हम बीमा कंपनियों की अगर हम बात करें, लंबे समय से ये सियासत का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि निजी हाथों में देने की बात की जाए। इसके अलावा कोई फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि विदेशों से जो कपड़े आएंगे उनको महंगा किया जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कोई कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं आम जनता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस समय को बेहतर तरीके से मोदी सरकार ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैनेज किया है। और जिन सेक्टरों की हम बात कर रहे थे, हेल्थ की कर लें, एग्रीकल्चर की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, जो जिस तरह से उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। लेकिन ये एक चुनौती जो तमाम तरह की है और मुझे लगता है कि ऐसे ही बजट की उम्मीद लगातार हम इलेक्शन के तौर पर कर रहे थे, लेकिन जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अभी फिलहाल वैसा नहीं है। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए, सिंघई संजय जैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका बहुत स्वागत जैन साहब। और अजय गंगवानी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गंगवानी जी आपका बहुत स्वागत। सीए हैं संजय जैन साहब, उनसे पहले समझते हैं इन प्रावधानों को लेकर ये कितनी राहत वाला बजट रहा। संजय जैन साहब ये थोड़ा सा बताएं। हम लोग जो कल से इसके अंदाज कर रहे थे जी, उस अनुसार से इस बजट को आम बाजार ने तो 10 में से 11 नंबर दिए हैं जी, और आगे भी जो इससे एक बड़ी बात निकल के आ रही है
जी। ज्यादातर जब हम बजट की चर्चा करते हैं तो करों के प्रावधानों पर ही ज्यादा चर्चा करते हैं जी। और आम आदमी उसी से ज्यादा संपर्क रखता है जी। लेकिन इसमें जो मूल बात निकल के आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से पैसा डाला गया है, जिस तरीके से प्रस्तावित है जी। और रेल और रोड दोनों मदों पर लगभग 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम प्रस्तावित की गई है। ये पूरे देश में एक ऐसा बदलाव लाने वाली है जो आगे हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत मददगार होगी। जो बात ज्यादातर लोग सुनना चाहते होंगे उसमें मूल बात जो सबसे बड़ी जो हमारे मध्य प्रदेश को प्रभावित करेगी वो ये है कि अब हॉस्पिटल और एजुकेशन इस फील्ड में जो भी ट्रस्ट काम कर रहे थे, जो सोसाइटी काम कर रही थी, उनका एग्जेम्पशन लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी मूलभूत परिवर्तन है जो हमारा जो मध्य प्रदेश है, जहां गांव बहुत ज्यादा है, बहुत छोटे स्तर पर विद्यालय चलाए जाते हैं, उनमें जो अमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा उससे एक बड़ी परिवर्तन हम देखेंगे जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में देखने में आएगा। एक दो बड़ी बातें जो और समझ में आ रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बात ज्यादा करना चाह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर हम लोग उसको जानना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो एक बड़ा हिस्सा आने वाला है और हमारे यहाँ जो ड्राई पोर्ट से और वेट पोर्ट को कनेक्ट करने की जो व्यवस्था है, अभी जब आप इसकी निटी-ग्रिटी बजट की पढ़ेंगे, क्योंकि बजट स्पीच बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई, तो इसलिए हम उसको पूरा समझ नहीं पाए हैं। लेकिन जब हम उसको डिटेलिंग करेंगे तो मध्य प्रदेश के हिस्से में एक बड़ा चंक आने वाला है और हम उससे बहुत दूर तक प्रभावित भी होने वाले हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। चलिए संजय जी आपके पास लौटूंगा, क्या कहेंगे गंगवानी जी? अविनाश जी, आज जो बजट आया, आज पूरे देश की आम जनता से लेकर सारे कारोबारी जो है इस कोरोना संकट के पीरियड में एक आशावादी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन जो बजट की अभी तक जो पेश आया है उससे पूरी तरह निराशा है। कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी कि जो विपरीत परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के साथ साथ राजकोषीय घाटे को जो नियंत्रित किया जाएगा उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही। बताना चाहूंगा जी, पिछले साल का जो बजट था वो 30,42,230 करोड़ का था, जिसमें राजकोषीय घाटा 3.5% का अनुमान था, जबकि जो छमाही के आंकड़े आए हैं उसमें जो लगभग है 9,44,000 राजकोषीय घाटा है, जो अनुमानित घाटे से 114.8% है। और जीडीपी ग्रोथ की बात करूं तो अनुमानित जीडीपी ग्रोथ इनका जो था वो 11% था, जब वास्तविक आंकड़े आए हैं वो मात्र -7.7% है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं अविनाश जी कि चाहे राजकोषीय घाटे की बात हो या जीडीपी में ग्रोथ की बात हो, केंद्र सरकार की वित्तीय पूरी असफलता रही है और ये पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। और कुछ आंकड़े और देना चाहूंगा, इनके द्वारा 2019 में जो बजट था उसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसमें सिंचाई के लिए 1,49,000 करोड़ खर्च की बात की गई थी, जबकि वास्तविक खर्च 1,10,000 करोड़ गया, मतलब 1/3 जो खर्चा किया ही नहीं गया। और सड़क पर 3,40,000 करोड़ की बात की गई थी, जबकि वास्तविक खर्चा 2,60,000 किया गया। और अभी रेलवे की बात चल रही थी, रेलवे के विकास के लिए 2,28,000 करोड़ की बात की गई थी, जबकि वास्तविक खर्चा 50% मतलब 1,14,000 करोड़ किया गया। लगातार बजट में बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जो वास्तविक यथार्थ धरातल की बात करूं तो यह पूरी तरह से उलट स्थिति है। आज राजकोषीय घाटे नियंत्रित नहीं हो रहे, जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा रही है, और सबसे बड़ी चीज कोरोना पीरियड में -23.5% जीडीपी थी। उस समय कृषि क्षेत्र अविनाश जी इकलौता क्षेत्र था जिसमें 3.4% की ग्रोथ दर्ज की गई, और आज अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। और सबसे बड़ी चीज, आज पेट्रोल और डीजल जो ऑलरेडी एक आम आदमी की कमर तोड़ के बैठा है, उसमें कृषि सेस लगाने की बात की जा रही है। आज जब कच्चा माल जो पेट्रोल डीजल की कच्चा वो है वो सबसे न्यूनतम स्तर पे है, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल सबसे अधिकतम स्तर पर बिक रहा है, और उसके बाद उसमें कृषि सेस लगा के बची कुची कमर भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। रसोई गैस की सब्सिडी लगातार अघोषित रूप से उसकी कटौती जारी है। तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात, आम आदमी आज उम्मीद कर रहा था कि आयकर की छूट की सीमा को बढ़ा के 2.5 लाख से 5 लाख किया जाएगा। उसको पिछले 7 साल से जो झूठे आश्वासन दिए जाते रहे, और इस बार के बजट में भी उसकी लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो ये बजट पेश किया गया है, ये आम आदमी के निराशा का माहौल दर्ज कर रहा है। एटीसी की जो छूट की बात चल रही थी 1.5 लाख से 3 लाख करने के लिए, उसमें भी अभी तक कोई विशेष निर्देशन नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो इस बजट से उम्मीद कर रहा था वो पूरी तरह उसकी विपरीत परिस्थितियां हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे ब्रजेश जी?
देखिए, कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो तो पूरा रटा उताया जो विपक्ष की भूमिका है उन्हीं चीजों को कह दिया है, वो स्वीकार करने वाले नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, विजय जी जो भी आंकड़े रख रहा हूँ ये सरकारी आंकड़े हैं। गंगवानी जी, पहले आपकी बात हमने ध्यान से सुनी, उनकी बात सुन लीजिए। आपका भूमिका जो है विपक्ष का है और आप विरोध ही करेंगे ना। यदि बजट, मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस के लिए विरोध का सब्जेक्ट हो सकता है, उपेक्षा हो सकती। आम जनता का जो रिजल्ट आ रहा है, जो ओपिनियन आ रहे हैं, सारे लोगों ने इस बजट को पसंद किया है और आप देखेंगे जो योजनाएं बनी हैं वो क्रियान्वित होंगी और भारत का जीडीपी बढ़ेगा, जो हमारा लक्ष्य है 11% का। आप पेट्रोल डीजल की सेस टैक्स की बात कर रहे थे, वो स्टेट का मैटर होता है। स्टेट सेस टैक्स जो होती है स्टेट लेती है, तो यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो माफ करा लीजिए, आपके स्टेट में जितने 4-5 राज्यों में है गिन के, है ना, तो आप अपने मुख्यमंत्रियों से कहिए कि वो कर दें। और जहां तक शिक्षा का है तो शिक्षा का इससे अच्छा नहीं हो सकता कि 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, केरल से लेके तमिल कन्याकुमारी और लेह तक के बातों को रखा गया है। मतलब सारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से गुजरते हुए जो बजट तैयार हुआ है, इससे अच्छा बजट तैयार नहीं हो सकता। कांग्रेस अपना सिर पटकते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन हमारी जो कार्य योजना है आत्मनिर्भर भारत की, वो जरूर होगी और हम सफल होंगे इस पर। रमेश जी, जैसा संजय जी भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी कुछ सौगातें मिल सकती हैं और आने वाले समय में जो है बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अपनी अपनी बात है, गंगवानी जी के अपने तर्क हैं और जो ब्रजेश पांडे जी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन कुल जमा जो लब्बो-लुआब है पूरे बजट का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर जैसा मैंने कहा कि इसमें मुझे ये 3 बातें बहुत अच्छी लगी बजट में। खासतौर से उन्होंने जो डिफेंस को पैसा बढ़ाया है वो ठीक लग रहा है, और हेल्थ सेक्टर में पैसा बढ़ाया है वो ठीक लग रहा है, और कृषि क्षेत्र में जो उन्होंने घोषणा की है कि वो 1.5 गुना लागत मूल्य से देंगे, वो मुझे ये ठीक लग रहा है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स की थोड़ा स्लैब बढ़ता तो मुझे और प्रसन्नता होती। इसके साथ साथ एक और खास बात की इसमें जरूरत थी, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एफडीआई के मैं पक्ष में कभी नहीं रहा, पुरानी सरकार के भी और इस पक्ष में भी। मुझे जो लगता है कि हमको अपने साधनों को विकास करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अपने गांव को क्षेत्र बना करके, जिलों को, स्टेट को क्षेत्र बना करके अपना उत्पादन करते और अपना उत्पादन से हम अपना काम चलाते, जैसे उन्होंने बीमा में एफडीआई कहा है, तो मोटे तौर से बीमा का क्षेत्र प्रॉफिट वाला क्षेत्र है। इसमें अगर एफडीआई आएगा तो कहीं ना कहीं मुनाफा बाहर जाएगा। इसके साथ साथ भी हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर हमारे यहाँ का उत्पादन महंगा क्यों आता है। कई बार जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की इतनी बड़ी कंपनी थी HMT की, वो बंद इसलिए हो गई कि चीन से सस्ती घड़ियां आती थी। तो हमें नौजवानों को जो अभी समस्या आई लॉकडाउन में रोजगार की, खासतौर से बड़ी संख्या में मजदूर जो लौटे हैं नगरों से गाँव की ओर, प्राइवेट सेक्टर की जो टेक्निकल नौकरियां हैं वो भी खत्म हुई। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा था कि ग्रुप बना करके कुछ ऐसा काम हो कि ये नौजवान अपने आप में अपने काम पर खड़े हों। तो ये 2 काम अगर अभी बजट भाषण का जो उत्तर आएगा, हो सकता है उसमें 1-2 चीज शामिल हो जाए, लेकिन ये और होती तो और अच्छा रहता। ओवरऑल इस बजट को मैं मिला जुला मानता हूं। देश की वर्तमान परिस्थिति के अंतर्गत ये बजट ऐसा ही होना चाहिए था, तो लगभग वैसा ही आया है। रमेश जी, लेकिन एक बात और भी है, हमेशा से ही जो है मिडिल क्लास वर्ग जो है हिंदुस्तान का, वो टैक्स भी देता है, तमाम तरह की चीजें, सारा जो एक तरह से देखा जाए तो बोझ है उसी की जेब पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार शायद मिडिल क्लास को साधने वाला बजट हो, ये मिडिल क्लास के लिए कुछ खुशियां या सौगातें देने वाला बजट हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर मेरे ख्याल से आपके चैनल पर बात हुई कि नहीं हुई ये मुझे पता नहीं। पिछले 3 दिनों से मैंने लगभग हर चैनल पर ये कहा है कि मिडिल क्लास को इस बजट से उम्मीद नहीं करना चाहिए। और उसका कारण ये है कि मोदी जी जब पहली बार सरकार में आए थे तो पहला वित्त मंत्री शायद अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था, और उन्होंने कहा था कि जब नाम अगर भूल रहा हूं तो क्षमा के साथ, जो पहला बजट जो आया था तो उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास को हमसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूं मोदी जी ने 7 वर्षों में अपने उसको मेंटेन किया है, और उनका कोई भी बजट मिडिल क्लास के अनुरूप नहीं रहा, या तो उनका बजट बहुत लोअर क्लास के लिए रहा है। और मोटे तौर पर खासतौर से ये जो सिलेंडर वाली योजना है जो दिए हैं उन्होंने, 4 करोड़ दिए हैं, 1 करोड़ और बढ़ाए हैं गाँव में, ये एक अच्छी योजना है। और फिर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गारंटी लेकर के जो बैंकों का
जो लिमिट बढ़ाई है 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की है, ये अच्छी लिमिट है। तो मैं समझता हूं जो कमजोर वर्ग को उठाने में इस बजट थोड़ा सा मदद करेगा, तो बड़े उद्योगपतियों को भी ये बड़ी मदद करेगा। मिडिल क्लास को स्वाभाविक रूप से इसमें कम है, और नौकर पेशा वर्ग को भी इसमें कुछ कम है। तो अब देखते हैं उसमें आगे क्या होगा। लेकिन अगर निचले स्तर का जो तबका है वो उन्नति करता है और हम आधुनिक तकनीक के आधार पर सामने आते हैं, तो मैं समझता हूं ये देश के हित में होगा। जी संजय जी। सर मैं इजाजत चाह रहा था थोड़ा। जी विजय जी, मुझे जाना है। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया। संजय जी क्या कहेंगे? आपने रमेश जी को भी सुना, गंगवानी जी को भी सुना। रमेश जी भी जैसा कह रहे थे कि पहले ही से तय कर चुकी थी सरकार, पहले से ही ये तय था कि मिडिल क्लास के उनसे कोई उम्मीद ज्यादा ना करे, तो इस बार भी वैसे ही हुआ। और कमजोर वर्ग को जो है आगे बढ़ाने की दिशा में ज्यादा फोकस्ड है ये सरकार। क्या कहेंगे संजय जी? जी जी, मैं रमेश जी भाई साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन जिस अभी परिदृश्य जो विश्व का चल रहा है और जिस परिदृश्य में भारतवर्ष चल रहा है, उसके लिए माने आप ये मान के चलें कि 2 तरफ दीवारें हैं और चलने के लिए एक ही मार्ग है और उसी पे चलना पड़ेगा। 1990 से इस भारतवर्ष ने जिस आर्थिक अनुशासन को स्वीकार किया और उसके साथ एक अपनी यात्रा प्रारंभ की, उसकी परिणति वही है और उसी ओर है जहां हम जा रहे हैं। जो विश्व है, आप देखेंगे वैश्विक परिदृश्य में भारत अपनी सत्ता बढ़ाता जा रहा है। आज भारत का स्थान बहुत अलग है। पहले जो हम एक मांगने वालों की लिस्ट में हुआ करते थे, आज हम देने वालों की लिस्ट में हैं। तो इसलिए एक जो परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए सभी को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कुछ सहयोग करना पड़ेगा। जैसा कि रमेश जी भाई साहब कह रहे थे, जो सबसे दबा कुचला वर्ग है, जो गरीब है, अंत्योदय जिसको हम कहते हैं, कतार में आखिरी खड़ा है, उससे हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। जो सबसे ऊपर के वर्ग हैं, जो बहुत ही समृद्ध लोग हैं, वो अपने समृद्धि का जो भरपाई है वो करते हैं। अब रह जाता है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग इतना बड़ा इस देश में है कि उससे अगर थोड़ा थोड़ा वसूला जाएगा तो ही ये सब योजनाएं पूरी होंगी। आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का हमने संकल्प किया है कि 2023 तक हमारी सारी रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, वो कैसे होगी? उसके लिए पैसा चाहिए। जो हमने रोडों का एक नेटवर्क बनाने की बात की है, जो हमने पानी में परिचालन की बात की है, पानी से माल ढुलाई की बात की है, इस सब के लिए बहुत पैसा चाहिए। उसके लिए 2 स्रोत हैं, या तो हम सब सहयोग करें या हम अपने जो उद्यम है, बड़े उद्यम, उनको बेचें। सरकार ने दोनों ही स्रोत खंगालने शुरू किए हैं। आपने देखा भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिवेश की तरफ हमने कदम बढ़ाया है और इसी तरीके से 1,75,000 करोड़ रुपए की रकम हम अपने एसेट्स की बिक्री से प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव कर चुके हैं। मेरा सोचना यह था कि इसमें थोड़ा और बढ़ना चाहिए था और ये रकम 3 लाख करोड़ होनी चाहिए थी कम से कम, ताकि जो रमेश जी भाई साहब कह रहे थे, तभी एक कोई संभावना थी कि मिडिल वर्ग को कोई छूट दी जा सकती होती, जो नहीं हुआ। मैं आपकी बात, जो अब मैं उनकी बात कहना चाहता हूं, जो लोग ये सुनना चाहते होंगे कि ये नहीं हुआ, और वो बात किसी भी सार्वजनिक माध्यम से कही जाए। हमारे कांग्रेस के गंगवानी जी भी यही बात कहना चाहते हैं और मैं उनकी बात से सहयोग भी करता हूं कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए था कि कोरोना की जो धूप हमने साल भर झेली है, इसमें कहीं तो आता लगता, कहीं तो कोई बादल आता, कहीं तो कोई ठंडी छांव आती, कहीं तो ठंडी हवा का झोंका आता। अगर वो नहीं आया है तो निश्चय करके कोई निराशा तो है, मगर वो निराशा तब दूर होगी जब ये विनिवेश बड़ी लंबी संख्या में, हम देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में जब ये पैसा आएगा और वो हमारे इकोनॉमी में छाएगा, तो वो सबके साथ चलेगा। जो अभी एक लपट आई है लू की, जो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, जो डीजल के रेट बढ़ेंगे, उससे अनुसांगिक जितने भी क्षेत्र हैं उनमें महंगाई थोड़ी बढ़ेगी और चीजों के दाम बढ़ेंगे, उसकी लपट हम सबको महसूस होगी और वो इसका टेस्ट जरा बिगाड़ेगी। जो संजय जी एक बात है जी, तो थोड़ा सा उसका टेस्ट बिगड़ेगा। संजय जी, मेरा यही तो सवाल है कि महंगाई बढ़ती तो जा रही है, लेकिन यदि राहत भी मिले, कभी बढ़े कभी घटे, तो भी बात समझ में आती है। यहाँ तो सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में कैसे जनता जो है वो उसको लगे कि हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। और एक ये बात भी सामने आ रही है देखने में कि अब मजबूरी भी है सरकार की
सरकार एक हाथ से देगी तो दूसरे हाथ से लेगी भी, लेकिन लेने की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है आपको संजय जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हम लोग जो है एक पिछले दिनों एक बहुत जगह हम लोगों ने जब देखा कि लगातार हमारे जो टैक्सेशन की, आपने देखा होगा कि लास्ट डेट एक साथ कोइंसाइड कर गई कोरोना के कारण, हम सभी बहुत ज्यादा परेशान रहे। हम लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस बार कम से कम हमको पेनाल्टी से और ब्याज से मुक्त किया जाए। अगर टैक्स से कमजोरी नहीं की जा सकती तो कम से कम ये जो अल्टरनेट सोर्स गवर्नमेंट ने खोज लिया है, 20 रुपए रोज पेनाल्टी, 50 रुपए रोज पेनाल्टी, 100 रुपए रोज पेनाल्टी, 200 रुपए रोज पेनाल्टी, ये पेनाल्टी का जो एक अल्टरनेट सोर्स खुला है, इससे जो है व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और व्यापारी परेशान ज्यादा हो रहा है। अगर उसको पैसा जो भरना है वो अल्टीमेटली वो अपने व्यापार से निकालता है, लेकिन उससे जो उसका मानसिक तनाव होता है, जो उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसके दैनिक जो व्यवहार है, घर का गृहस्थी है, उसमें जो परेशानी छाती है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस होनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों निर्मला सीतारमण जी महिला होने के बावजूद, मां होने के बावजूद, गृहिणी होने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाई। जी गंगवानी जी, संजय जी की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? रमेश शर्मा जी जो बात कर रहे थे और संजय जी जो बात कर रहे थे उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जो केंद्र सरकार का ये बजट है, ये सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों की प्राथमिकताओं को केंद्र में रख के बनाया गया है। इसमें एक मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, एक गृहिणियों के लिए कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं है। जिस राहत की उम्मीद एक देश का आम आदमी इस बजट से कर रहा था, वह पूरी तरह से निराश हो रहा है। संजय जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और रमेश शर्मा जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रावधान है उद्योगपति और पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए। आज एफडीआई की बात हो रही थी, यही जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो 49% एफडीआई का विरोध करती थी और आज रिटेल, बीमा, मीडिया में 100% एफडीआई लागू करती है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र है, एक तरफ विरोध करते हैं और जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसी चीजों को लागू करते हैं। आज देखिए कृषि जो है दिल्ली में लगातार इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है। आज कृषि क्षेत्र में जिस सुधार की आवश्यकता थी, ये एमएसपी की गारंटी की थी, उस संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को धोखा देने वाली बात है। और पेट्रोल और डीजल के दाम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो आज सबसे न्यूनतम स्तर के बाद भी पेट्रोल डीजल का मूल्य सर्वाधिक है। उसके बाद पहले कमर टूटने के बाद आज उस पर कृषि सेस लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रसोई गैस की कीमतों में कोई कमी नहीं की जा रही है। लगातार जो है एक गरीब इंसान के, मध्यम वर्ग के जेब में चोट पहुंचाने का कोई मौका केंद्र सरकार की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो एक मध्यम वर्ग की उम्मीद थी, गृहिणी की उम्मीद थी, वह पूरी तरह निराश है। इनके केंद्र में कभी गरीब, किसान, मजदूर रहे नहीं। सारी पॉलिसियां, चाहे बजट जो है उद्योगपति और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है अविनाश जी। और सबसे बड़ी चीज अभी बात कर रहे थे जीएसटी की। आज के देश में अविनाश जी 8.5 करोड़ व्यापारी है जो 80 लाख करोड़ का व्यवसाय करते हैं। आज जीएसटी जब लागू की गई तो बड़े बड़े वादे किए गए कि बहुत इजी सिस्टम है, बाकी सिस्टम, और आज संजय जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। कल की डेट में अविनाश जी जीएसटी के विरोध में प्रोफेशनल्स ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे देश स्तर पर विरोध किया। आज लगातार सरलीकरण की बात की जाती है और उसके फॉर्म से लेकर पेनल्टी सारे इतनी कॉम्प्लिकेटेड की जाती है कि व्यापारी का एक बहुत लंबा समय जीएसटी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है न व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, न गृहिणियों को, न गरीबों को, न किसानों को, न मध्यम वर्ग के लिए। यह पूरा पूंजीपति और उद्योगपति को केंद्रित बनाया गया है। जी रमेश जी, जीएसटी को लेकर जो है जब से ये लागू हुआ है तब से ही लेके कहीं ना कहीं इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी मुखर होते रहे हैं। और दूसरा, कई इसके रिटर्न फाइल करने में या इसकी पूरी प्रक्रिया को भी बड़ी मुश्किल से समझ पाए व्यापारी। और जिस तरह से अब पेनाल्टी लगाने की बात करें तो कहीं ये जो मुद्दा है अभी भी उतना ही गरमाया हुआ है और कहीं से कहीं इसको जो है इसमें भी कोई राहत देने वाली बात नहीं हुई। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में सबसे ज्यादा निराशा का भाव देखने को मिल रहा है और व्यापार व्यवसाय ही जब तरक्की नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, क्या कहेंगे? ये बात सही है कि देखिए जीएसटी मेरी दृष्टि में लगाना तो ठीक था, क्योंकि जीएसटी लगाने से इसमें दो काम होते हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये जो पैसे का लेन देन, अंडर हैंड वाला लेन देन था या बैंकिंग के थ्रू, इसको अंडर हैंड तो नहीं करूंगा, मैं शब्द वापस लेता हूं कि मोटे तौर पर सरकार की कोशिश थी कि ज्यादातर पैसे का लेन देन बैंकों के थ्रू हो और एक नंबर में उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो। कई बार जो लेन देन रिकॉर्ड मेंटेन के बावजूद भी एक नंबर का भी लेन देन बिना होता था, जीएसटी से वो रुकेगा। लेकिन जीएसटी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें वाकई व्यापारी परेशान है।
आमतौर पर जो भारतीय व्यापारी है उसका अपना व्यापार करने का तरीका है, उसका फार्म इतना टेक्निकल था, हालांकि उन्होंने उसमें बहुत सारे चेंजेस करके उसमें सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई है, वो सरलीकरण किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना कठिन है कि उसको बिना किसी एक्सपर्ट के व्यापारी, जैसे भाई दबे कोई किराने का छोटा व्यापारी है या कोई और व्यापारी दूसरा छोटा व्यापारी है, वो चाहे तो उसको थोड़ी सी कठिनाई होती है, उसको किसी ना किसी सहयोगी की, एक्सपर्ट की सलाह लेना ही पड़ती है। तो इसकी सरल होने की अपेक्षा की जा रही थी। मैं समझता हूं इसमें अभी तक तो कोई घोषणा उन्होंने की नहीं है, क्योंकि अब बजट पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री जी उत्तर देंगी, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा और सरलीकरण करें। कुछ सरलीकरण हुए हैं जीएसटी में, लेकिन कुछ और सरलीकरण की इसमें आवश्यकता है, ये इसमें होना चाहिए। और एक और बात है, जैसा मैंने कहा है कि थोड़ा सा बड़े व्यापारी को तो लाभ है, लेकिन कमजोर वर्ग को भी लाभ है। जैसे कि वो उस समय में योजना का नाम भूल गया था, उज्ज्वला योजना में उन्होंने 1 करोड़ और देने की बात कही है। प्रधानमंत्री मकान जो देने की है आवासहीनों को, उसमें भी बजट बढ़ा है। तो जो अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको तो मदद, उसको भी मदद दे रही है सरकार। तो मोटे तौर पर कई बार ऐसा भी है कि आज की परिस्थिति के अनुरूप इससे ज्यादा और हो भी नहीं सकता था, उस परिस्थिति के अनुरूप है। लेकिन अगर इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें, उसकी स्लैब बढ़ा दें, तो इसको मैं समझता हूँ मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी। और एक और, पेट्रोल डीजल के मामले में मेरी एक निजी राय बहुत अलग रही है कि पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ना ही चाहिए। उसका कारण है कि आदमी को पान खाना है तो कार लेकर के जाएगा, और जरा सी देर अगर पार्क में सवेरे घूमने अगर जाना है तो कार लेकर के जाएंगे और पार्क के सामने कार खड़ी करके पार्क में घूमेंगे। भैया सवेरे पैदल चलना है तो पैदल पार्क तक चले जाओ। तो मोटे तौर पर ये जो आदमी हो रहा है, तो इसके अलावा सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और जो सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां हैं उसकी तरफ थोड़ा सा जोर देना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल से कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बढ़ता है। तो मोटर इस पर चूंकि एक बहुत नए तरीके से उसको समझता हूँ सरकार आगे चल करके विचार करेगी। बिल्कुल, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आएंगी और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की दिशा में जा भी रहा है देश हमारा, लेकिन जब तक उसको पूरी तरह से वही सब कुछ इस्तेमाल होने लगे उसके लिए काफी वक्त लगेगा। तब तक तो हमें पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि पार्क में भी जाना है तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके इतर भी बहुत ऐसे मेहनतकश लोग जो हैं जिनकी रोजी रोटी यही ऐसे ही वाहनों को ऑटो चलाकर और लोडिंग ऑटो चलाकर, इस तरह के वाहनों को चलाकर होती है, उन पर भी बहुत मार पड़ती है और उसका असर पूरा का पूरा आम उपभोक्ता की जेब पर ही पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कोरोना से निकलकर जिस तरह से बजट पेश किया गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों को साधने की कोशिश सरकार ने की है, और उम्मीदें यही थी कि हेल्थ और शिक्षा के सेक्टर में सरकार कोई बेहतर कदम उठाएगी, तो वो उठाए भी हैं, क्योंकि यही 2 सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी था और काफी अच्छे प्रावधान भी इस पे किए गए हैं। क्या कहेंगे संजय जी? हाँ, मैं एक बात आदरणीय रमेश जी की बात में जोड़ना चाह रहा था जी। एक परिवर्तन जो हम सभी को दिमाग में लाना चाहिए कि टैक्स बेस इस देश में बढ़ाना पड़ेगा जी। हमें उन लोगों को भी टैक्स के एम्बिट में लाना पड़ेगा जो अभी से छूटे हुए हैं। जब तक ये नहीं होगा तो मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिलेगी। तो इसलिए सरकार को जितना बोल्ड स्टेप उसने ये लिया कि राजकोषीय घाटा बढ़ाने का उसने रिस्क लिया, थोड़ा रिस्क उसको और लेना पड़ेगा। और जो बहुत ही बड़े किसान है, जो हमने देखे कि अभी बड़े अपने ट्रकों में घर बना करके बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, ऐसे लोगों पर भी टैक्स आना चाहिए। नंबर 2, एक जो मूल विचलन हमारी पॉलिसी में हुआ है पिछले 3 सालों में कि हमने अपनी घरेलू सेविंग्स को अनदेखी करना शुरू की है। जो बात पहले आई थी, संभवतः गंगवानी जी ने इस बात को कहा था कि 80C की जो रिबेट्स हैं उनको बढ़ाने के बजाय उसको घटाते चले जा रहे हैं। जब घटाते चले जाएंगे तो हमारी नेशनल सेविंग में बहुत घटाव आता है और उससे देश में एक गलत एक वातावरण, जल्दी बात खत्म करिए, हम एक स्पेंडिंग इकोनॉमी में बदलते हैं। स्पेंडिंग इकोनॉमी के तो हम बने, अच्छी बात है, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, लेकिन हम भविष्य के लिए जो हमारी अपनी भारतीय पद्धति है, हमारी भारतीय जीवन पद्धति है कि हम 1 रुपए में 4 आना कम से कम बचाते हैं, वो पद्धति बढ़ाने के लिए हमें अपनी 80C की रिबेट्स में, चैप्टर 6 की रिबेट में एक बार दोबारा सोचना चाहिए। मैं गंगवानी जी से कहूंगा कि कांग्रेस इस विषय में अपना एक एमएलए लेके आए, 80C के रिबेट के बारे में वो विचार करे।
वहां हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, आप अपनी तरफ से बिल लेके आइए और उस बिल में वो संजय जी चर्चा समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। संजय जी संक्षेप में अपनी बात खत्म करिए गंगवानी जी। जी विनाथ जी, देखिए आज कहीं ना कहीं कोरोना के वैश्विक संकट में केंद्र सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि आर्थिक पहिए को सही ढंग से दौड़ाया जाए, साथ में राज्य के घोषी घाटे पे भी नियंत्रण मेंटेन किया जाए, और ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसमें ऐसा लगता है जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार पूरी तरह फ्लॉप साबित होगी। आज स्वास्थ्य बजट की बात करूं तो 67,484 करोड़ का बजट था, और जो जीडीपी का 1% से भी कम है, जबकि अविनाश जी पूरे विकसित देशों में ये जो बजट है 2.5 से 3% है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य बजट को दोगुना करने की आवश्यकता थी, इसमें बहुत माइल्ड वृद्धि की गई है, और इसमें बेहतर वृद्धि की जाती तो आज जो कोरोना संकट की वैश्विक महामारी से निपटने में और लोगों को राहत पहुंचाने में बेहतर स्थिति का निर्माण हो सकता था। जो मेरा अनुमान है कि इसको और दोगुना किया जाता तो आज विकसित देशों में जिस तरह कोरोना संकट से निकटने के लिए फंड की कमी नहीं है, वो वैसे देश में भी वो कमी महसूस नहीं की जाती। चलिए गंगवानी जी, अब देखना होगा कि अब सरकार ने तो बजट पेश कर दिया, अब कितना क्या कुछ असर होता है। सोच के तो मंशा तो सरकार की यही है कि ये सभी को लाभ पहुंचाने वाला बजट हो और सभी सेक्टरों को, सभी वर्गों तक ये है सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और सरकार की बात बेहतर ढंग से पहुंचे और देश की अर्थव्यवस्था है जो पटरी पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया गंगवानी जी, रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया और संजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीदों वाला बजट ये हमारा विशेष है, हम जल्द ही लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।